हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग पढ़े थे कि टेनिस कोर्ट में जो है ओथ लिया गया था, जहाँ पर जो है राजशाही समाप्त करने की बात हुई थी, राजशाही का पावर को कंट्रोल करने का बात हुआ था। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस जो है एक संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित हो गया, बन गया। अब वहाँ पे राजशाही समाप्त हो गई है। अब जो है जनता की सरकार बन गई है, एक तरह से कहो कंट्रोल। अब सरकार के ऊपर जनता का हो गया, राजा उसमें कुछ हम नहीं करेंगे। तो कहा जा रहा है कि द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा जो है संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार हो गया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। शुरू से यह बात उनकी मांग थी कि राजशाही का जो है जब मन करता है तब वो टैक्स बढ़ा देते हैं या किसी भी तरह का जनता के ऊपर कड़ाई कर देते हैं। ये सब उनका अब समाप्त हो गया। अब राजा के ऊपर कोई पावर नहीं रह गया, कोई ताकत उनके हाथ में नहीं रह गया। तो जब चाहें तब जो है अपना काम करें। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions. अब जो ये पावर हो गया सरकार चलाने का, अब एक आदमी से हाथ से हटकर अब जो है अलग अलग 3 इंस्टीट्यूशन में बांट दिया गया। कौन सा इंस्टीट्यूशन था? एक द लेजिस्लेचर्स, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पहला एक हो गया आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दिस मेड फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इस तरह से जो है आपका फ्रांस जो है एक संवैधानिक जो है राजतंत्र में कन्वर्ट हो गया। मतलब राजतंत्र जो है, राजा भी जो है, राजशाही जो है एक संविधान के द्वारा कंट्रोल होगा। नीचे एक फिगर दिया जा रहा है जिसमें दिखा रहा है कि एक्सप्लेन्स हाउ, फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। ये आप देखें कि कैसे जो है पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा है। फिगर को देखिए और समझिए। ये बताया जा रहा है कि यहाँ जनता के द्वारा वोट लिया जा रहा है। जनता एक कमेटी बनाती है, कमेटी में 745 नेशनल असेंबली चुनती है, जिसमें 745 मेंबर होते हैं। हम लोग पढ़े हुए थे कि वहाँ पे सभी लोगों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, और 25 साल से ऊपर वाले नीचे वालों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, और गरीब आदमी को वोट देने का उनके अधिकार नहीं था। जो आदमी 3 दिन का अपना आमदनी जो है सरकार को टैक्स में देता था, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। इस तरह से 745 नेशनल असेंबली के मेंबर चुने जाते थे। फिर वो राजा को कंट्रोल करते थे, मिनिस्टर को कंट्रोल करते थे। इस तरह से संवैधानिक जो है वहाँ पे ढांचा तैयार हुआ, मोनार्क का समाप्त हुआ, राजशाही समाप्त हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड the power to make laws in the National Assembly which were indirectly elected. 1791 का जो संविधान बना, 1791 का जो संविधान बना, वो कानून बनाने का अधिकार अब नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया है। नेशनल असेंबली जो है आपका कहाँ से आ रहा था? विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। वो जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी जाती थी। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली का लिए सदस्यों को चुनते थे। जो हम लोग ऊपर फिगर में देखे कि 745 सदस्य जो है चुनकर आए थे, जहाँ पे कि एक निर्वाचक समूह था, 50,000 पुरुषों का समूह था, मोटा मोटी मान लीजिए। ये ऊपर के चित्र में हम लोग देखे हुए हैं। ये हम लोग अभी बताया गया कि 3 दिन का जो है अपना वेतन जो सरकार को टैक्स में देता था, उसको एक्टिव सिटीजन बोला जाता था। दैट इज दे वर इंटाइटल्ड टू वोट। मतलब जो वोट देने का अधिकार उन्हीं को मिलता था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड ए पैसिव सिटीजन। और बाकी जो लोग बच गए, महिला पुरुष सभी जो है निष्क्रिय लोग में उनका दर्जा दिया गया था। ये निष्क्रिय नागरिक उनको बोला जाता था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की सूची में सबसे ऊंचा स्थान रखना होता था। मतलब मिनिमम तो 3 दिन है, लेकिन उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिए रहेंगे तो आप लिस्ट बनेगा, लिस्ट के हिसाब से आपको जो है नंबर मिलेगा, अधिकार मिलेगा वोट देने का। तो आगे आइए। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। संविधान जो है पहला शुरू हुआ पुरुष एवं नागरिक का अधिकार घोषणा पत्र। ये हम लोग पहले से भी पीछे ही पढ़ चुके हैं। राइट सच एज द राइट
right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. मतलब कह रहा है कि संविधान के जब नागरिकों का अधिकार बन गया तो इसमें इनको क्या क्या मिला जनता के द्वारा? जीवन का अधिकार, जीने का हमको अधिकार मिल गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम कुछ भी अपना बोल सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। और कानूनी बराबरी हमको मिल गया कि हम जो है कानून की नज़र में बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून की नज़र में बराबर है। वी आर स्टैब्लिश्ड एज नेचुरल इनएलिएबल राइट, ये मतलब जो है मेरा नैसर्गिक अधिकार है और मेरा ये बाय बर्थ अधिकार है, इसका कोई हमसे छीन नहीं सकता है, इसकी किसी के द्वारा हनन भी नहीं किया जा सकता है। अब ये राज्य का कर्तव्य हो गया, स्टेट का कर्तव्य हो गया कि हमारे अधिकार को किस तरह से रक्षा किया जाए, ये उनको देखना है। बगल में एक सोर्स डी है, सी दिखा रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मनुष्य का क्या है और नागरिकों का क्या अधिकार बना। मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, ये हमारा अधिकार ये बता रहा है, ये हमारा अधिकार कह रहा है कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं और स्वतंत्र रहते हैं तथा उनके अधिकार समान होते हैं। The aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of men. These are liberty, property, security and resistance to oppression. हर एक नागरिक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य होता है कि आदमी के नैसर्गिक एवं जो अधिकार उनको मिला हुआ है बाय बर्थ, उसको बचाना है, उसको संरक्षित कर रखना है। ये हमारा अधिकार क्या था? उनका स्वतंत्रता था, उनका संपत्ति का अधिकार था और सुरक्षा एवं शोषण के प्रति उनको विरोध करने का भी उनको अधिकार दिया गया। तीसरा था द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रेसाइड्स इन द नेशन, मतलब जो है समग्र संपत्ति जो है का स्रोत राज में नहीं है। आप अगर स्वतंत्र हैं तो सारा राज के ऊपर डिपेंड करता है। नो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में एक्सरसाइज ऑथोरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपुल, कोई भी समूह जो है, कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा अनाधिकार कोई प्रयोग नहीं करेगा जिसमें कि जनता की स्वीकृति नहीं मिली हुई है, मतलब संविधान के द्वारा ये नहीं बोला गया है। चौथा कह रहा है कि लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाट एवर नॉट इंजूरियस टू अदर। चौथा आपका अधिकार इनमें था कि स्वतंत्रता का आशा ऐसे काम करने का था जो औरों के लिए नुकसान नहीं हो, मतलब आप जो काम करिए उससे आपके पड़ोसियों को, आपके फेलो जो है उनको किसी तरह का कष्ट नहीं हो, नुकसान नहीं हो, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा था द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। पांचवा था कि समाज के लिए किसी भी हानिकारक काम पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास था। कोई भी सोसाइटी गलत काम नहीं कर सकती है, कानून को ऐसा अधिकार दिया गया था, लोगों को भला के लिए ही उनको काम करना है। एक छठा था कि लॉ इज एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, कानून समान की इच्छा के व्यक्ति है और ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर कह रहे हैं कि सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है, बनाने में वो भाग ले सकते हैं। कानून के नज़र में सभी नागरिक समान हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। नो मैन बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केस डिटरमिन्ड बाय द लॉ। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार तब तक नहीं किया जा सकता है या नजरबंद जब तक नहीं किया जा सकता है जब तक उसके द्वारा कोई गलत काम नहीं किया गया हो या कानून के विरुद्ध वो कुछ काम ना किया हो। 11वां उनका था एवरी सिटीजन में स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली। प्रत्येक नागरिक जो है स्वतंत्र था बोलने के लिए, लिखने के लिए या कुछ भी छापने के लिए। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमिन्ड बाय द लॉ। ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि कानून सम्मत सी बात करें, किसी के का दुरुपयोग न होना चाहिए, ये भी उनको देखना था। ये मनुष्य को देखना था, जनता को देखना था। For the maintenance of the public force and for the expenses of the administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means. सार्वजनिक सेना, प्रशासन के खर्च इत्यादि चलाने के लिए एक समान कर लगाना बहुत जरूरी हो गया था। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार जो है समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए, ऐसा बनाया गया। जिसका जितना आमदनी हो टैक्स उसी तरह से कैलकुलेट किया जाए, ये नियम बनाया गया है। 17वां उनका था कि सिंस प्रॉपर्टी इज सैक्रेड एंड इनवैल्यूएबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अनलेस ए लीगली एस्टैब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट। इन दैट केस इट जस्ट
compensation must be given in advance। संपत्ति का अधिकार एक पावन अधिकार था, कोई भी व्यक्ति इसको रख सकता था और आप किसी को इससे वंचित नहीं कर सकते हैं जब तक कि कानून के द्वारा ऐसा कुछ नहीं हो, या आपकी जमीन अगर आपके पास है, सरकार को कुछ बनाना है उनका, तो इसके लिए जब तक कुछ व्यवस्था नहीं किया जा सकता, आपको इसके लिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता, तब तक जो आपसे नहीं लिया जा सकता है। मतलब संपत्ति का राइट भी इनको मिला हुआ था, अधिकार। Reading political symbols, the majority of men and women in the 18th century could not read or write, so images and symbols were frequently used instead of printed words or communicate important ideas। शुरुआत के दिनों में 17वीं शताब्दी वगैरह के आस उस जमाने में अधिकतर लोग, अधिकांश लोग पढ़े लिखे हुए नहीं हुआ करते थे, तो अपनी बातों को समझाने के लिए वहाँ पर व्यवस्था किया गया था, तस्वीर के द्वारा यह बताया जाता था। उसके बारे में नीचे हम लोग देखते हैं, द पेंटर बाय ली बार्बर uses many such symbols to convey the content of Declaration of Rights। Let us try to read this symbol। हमारे एक पेंटर जो उस जमाने में थे, जो लोगों का घोषणा पत्र बनाया गया था, ले बार्बिए एक पेंटर थे, वो पेंटिंग के द्वारा लोगों को समझाया कि संविधान के द्वारा जो वहाँ बना है उसमें क्या है। तो पहला एक ब्रोकन चेन का जो है बगल में तस्वीर दिया हुआ है, ये मतलब टूटी हुई जंजीर था। जंजीर किस लिए उपयोग किया जाता था? दास पढ़े हुए थे कि दास प्रथा बहुत वहाँ पे अधिक था, तो दासों को जंजीर से बांधा जाता था। ये जंजीर खुला हुआ, इसका मतलब दास जो है मुक्त हो गया, उनका ऊपर कोई अब गुलामी उनका नहीं है, समाप्त हो गया। दूसरा, द बंडल ऑफ रॉड्स और फैसेस, छड़ का जो है या बर्छीदार छड़ का जो एक समूह बांधा हुआ है। वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन इंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि एक छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरे गुच्छों को नहीं तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि एकता में बल है। तीसरा सिंबल है, आप देखें, द आई विद इन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। त्रिभुज के अंदर एक रोशनी बिखेरती आंख है। इसका क्या मतलब है? द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। यह दिखा रहा है कि आंख जो है सभी को देख रही है, सर्वदर्शी है और यह ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें जो है अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देगी। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। अब है स्क्रिप्चर है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। राजदंड इसको बोला जाता है, शाही सत्ता का प्रतीक है। आगे है, स्नेक बाइटिंग स्टेट टू फॉर्म ए रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी। ए रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। अपनी पूंछ में लिए हुए सांप को देखा जा रहा है कि सांप जो है अपना पूछ जो अपने मुंह में लिया हुआ है, इसका मतलब है कि सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई छोर नहीं होता है और नहीं होता है। लास्ट आगे बढ़िए, देखिए, रेड फ्रिजियन कैप, कैप वर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। लाल फ्राइजियन टोपी था, दासों के द्वारा पहना जाता था जब वो आजाद हो जाते थे, जब उन्हें फ्री हो गए तो। उसके बाद नीला, ब्लू व्हाइट रेड, नीला सफेद और लाल, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो ये राष्ट्रीय रंग माना गया। द विंग वुमन, पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ। डैनो वाली स्त्री है, ये कानून का एक मानवीय रूप है, इसमें दिखाया जा रहा है। द लॉ टैबलेट, अब एक विधि पट दिखाया जा रहा है। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। कानून सबके लिए समान है, बराबर है और सबके नज़र में, कानून की नज़र में सभी एक हैं। थैंक यू बच्चों, आप इसको ध्यान से सुनिए और आपको इसमें जो पॉइंट अच्छा लगे उस पॉइंट को नोट करके रखिए। आपका जो है इसमें जितना भी असाइनमेंट है, आपके असाइनमेंट का बहुत वैल्यू है, आप तैयार रखेंगे, इसी के बेसिस पर आपका जो है मार्किंग वगैरह होगा। इसलिए आप इसमें कोई कोताही नहीं करें और कुछ भी हो, जो भी आपको इसमें समझ में आए उसको पढ़िए, उसको कॉपी पर लिखिए और डेट वाइज जो इसको बनाकर नोट रखिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।